Friends, welcome to SF Education. Today in this video, we are going to discuss 8th of August complete current affairs. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest and the new updates of the video. आज के वीडियो से हम करंट अफेयर थ्रू MCQs की सीरीज़ में 8th ऑफ अगस्त के कंप्लीट करंट अफेयर्स को समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, इसमें 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अलग अलग फील्ड से हमने अलग अलग करंट अफेयर्स को बनाया है। ठीक है, MCQs के पैटर्न में, ताकि आपको डायरेक्टली हेल्पफुल हो सके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे एक आपको ना मैं आपको मतलब एक कह सकते हैं हम कि आपको एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तो सही करना ही पड़ेगा। क्यों सही करना पड़ेगा? देखिए, एक अंदर से अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो एटलीस्ट आपको 6 क्वेश्चन तो सही करना पड़ेगा। अगर आप 10 आउट ऑफ 6 के फेज़ में रहते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, अदरवाइज़ किसी स्टेट PSC का एग्ज़ाम हो, कोई नॉर्मल एग्ज़ाम हो, SSC का हो, NDA हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप 10 आउट ऑफ 6 के फेज़ में रहते हैं तो वहाँ पे आपकी क्लैरिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आप उसके आगे की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तो आप सही करिए, और अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, इसकी कंप्लीट डिस्कशन को फिर से सुनिएगा और फिर से ट्राई करिएगा। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोकाली राइस वेराइटी। ठीक है, पोकाली राइस वेराइटी के ऊपर अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था, इसलिए हमने एक क्वेश्चन बनाया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ सेलाइन रेजिस्टेंस राइस वेराइटी। ये सेलाइन रेजिस्टेंस है, मतलब ये खारे पानी को रेजिस्ट करती है और वहाँ पे हम इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं। सेकंड है, इट इज़ कल्टीवेटेड इन द विंटर सीजन इन कोस्टल रीजन्स ऑफ केरला। इसको विंटर सीजन में कोस्टल रीजन ऑफ केरला में कल्टीवेट किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, उसके बाद हम समझते हैं इसके में कौन सा राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो ये तो सही है कि ये सेलाइन रेजिस्टेंस है। ठीक है, राइस वैरायटी सेलाइन रेजिस्टेंस वैरायटी है। ये भी सही है कि ये किसको केरला में कल्टीवेट किया जाता है, बट ये विंटर सीजन में नहीं होता है। विंटर सीजन का मतलब क्या है? जिस तरीके से हम अभी अपना अगस्त से लेके दिसंबर, ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, विंटर सीजन का। लेकिन इसको कल्टीवेट किया जाता है आपका मई से, ठीक है, मई से जून के बीच में। तो ये कल्टीवेशन पीरियड है, इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना आपका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 ए है। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में अगर समझना समझ लीजिए। आई थिंक बाकी सारी चीज़ें वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये एक यूनिक सेलाइन टॉलरेंट राइस वैरायटी है जिसको कल्टिवेट किया जाता है ऑर्गेनिक वे में। ठीक है, वाटर लॉज कोस्टल रीजन्स में इसको लगाया जाता है, और अबाउट 5000 हेक्टेयर एरिया जो अलापुजा है, थ्रिशूर है, और जो एर्नाकुलम है डिस्ट्रिक्ट इसके केरला के, वहाँ पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, और जो मैंने आपको पीछे बताया था ना अभी कि मई से जून के बीच में इसका कल्टीवेशन पीरियड है, तो ये वही चीज़ है। और इसको यूटिलाइजेशन किया जाता है प्रॉन कल्चर, और जिसको चीमन किट्टू कहा जाता है। ठीक है, उस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कंप्लीट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सुनामी रेडी प्रोग्राम। ठीक है, तो सुनामी रेडी प्रोग्राम किससे रिलेट करता है? ऑप्शन है यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को। ठीक है, कि ये कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है किसका? इंटरनेशनल ओशनोग्राफिक कमीशन का, IOC का, किसके अंदर? जो यूनेस्को के अंदर काम वर्क करता है। सेकंड है, देयर इज़ अ नो सुनामी रेडी रिकॉग्नाइज कम्युनिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोई भी अभी सुनामी रेडी रिकॉग्नाइज कम्युनिटी नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए समझ लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका यहाँ पे भी ए है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि इट इज़ अ कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है किसका? IOC का, इंटरनेशनल ओशनोग्राफिक कमीशन का, जो यूनेस्को के अंदर का। ठीक है, जो यूनेस्को का ही एक प्रोग्राम है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। सेकंड है, देयर इज़ अ नो सुनामी रेडी रिकॉग्नाइज कम्युनिटी इन इंडिया। तो ये गलत है, इंडिया के अंदर ऐसी सुनामी रेडी रिकॉग्नाइज कम्युनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए हो गया। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें समझ लीजिए। देखिए, उड़ीसा
ये जो आपका ओडिशा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, OSDMA, वहाँ पे ओडिशा ने इसके द्वारा, मतलब जो आपका OSDMA है, इसके द्वारा एक इम्प्लीमेंट किया एक प्रोग्राम जो सुनामी रेडी प्रोग्राम है, किसके अंदर, अपने 2 विलेज के अंदर। पहला है आपका वेंकट रायपुर इन गंजम डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा है नौली शाही इन जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपकी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो इसका जो सुनामी रेडी प्रोग्राम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है ताकि इम्प्रूव करना कोस्टल कम्युनिटी की प्रिपेयर्डनेस फॉर सुनामी इमरजेंसीज़ के लिए, ताकि मिनिमाइज़ की जा सके लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इंडिया WRIS के ऊपर 2 क्वेश्चन है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, द इन्फॉर्मेशन अंडर WRIS इंक्लूड रेनफॉल, डिस्चार्ज ऑफ रिवर, ग्राउंड वाटर लेवल्स, रिजर्वायर स्टोरेज, एवोपोट्रांसपिरेशन एंड सॉइल मॉइस्चर। मतलब कि जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है WRIS के अंदर, इसमें जो रेनफॉल को कंसिडर किया जाता है, डिस्चार्ज ऑफ रिवर को कंसिडर किया जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल को, रिजर्वायर स्टोरेज को, एवोपो ट्रांसपिरेशन को कंसिडर किया जाता है, और सॉइल मॉइस्चर को कंसिडर किया जाता है। सेकेंड है, दिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ मेंटेन एंड अपडेटेड बाय द नीति आयोग। इस इन्फॉर्मेशन को किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा अपडेट किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, एंड नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1A है। इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग। इसको जल शक्ति मिशन, ठीक है, जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है आपकी, उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर रेनफॉल, डिस्चार्ज, रिवर, ग्राउंड वाटर लेवल, रिजर्वायर स्टोरेज, एवोपो ट्रांसपिरेशन एंड सॉइल मॉइस्चर, इनको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, इसलिए राइट आंसर क्या है, राइट आंसर A है, ठीक है। कुछ और चीज़ें समझ लीजिए। जो WRIS है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कंटेन की जाती है वो है रेनफॉल वाटर लेवल, ठीक है, जो पहले हमने पढ़ा, डिस्चार्ज ऑफ रिवर, वाटर बॉडीज़, ग्राउंड वाटर लेवल, रिजर्वायर स्टोरेज, एवोपो ट्रांसपिरेशन एंड सॉइल मॉइस्चर। साथ ही साथ कुछ मॉडल्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट को इसके अंदर कंसिडर किया जाता है, वाटर बॉडीज़ को कंसिडर किया जाता है, हाइड्रोमेट, डेटा अवेलेबिलिटी एंड टूल्स फॉर GIS लेयर एडिटिंग, इन सभी चीज़ों का भी इसके अंदर उपयोग किया जाता है। और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो ये आपकी जल शक्ति मिनिस्ट्री है, ठीक है। जल शक्ति जो आपकी मिनिस्ट्री, उसी के अंदर जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट इसको चालू किया गया है, जिसको लॉन्च किया जाएगा। फर्स्ट वर्जन इसका फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडिया वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसको इंडिया WRIS कहा जाता है, जुलाई के अंदर 2019 में, एंड हैज़ बीन अपडेटेड रिसेंटली विथ न्यू वर्जन। अब इसको नए वर्जन के साथ इसको स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी is or are included in the priority sector lending norms of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो नॉर्म्स होते हैं इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो कौन कौन से होते हैं। ऑप्शंस हैं, मतलब यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट में है, फर्स्ट है एक्सपोर्ट क्रेडिट, सेकंड एजुकेशन, थर्ड रिन्यूएबल एनर्जी। सो वीडियो को पॉज करके आंसर देना है। इसके लिए आपके जो ऑप्शंस हैं ये है, और ओनली 1, 1 and 3, 2 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। चलिए, यहाँ जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन D है, ठीक है। ऑप्शन D है जो, इसमें क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी, इन तीनों को कंसिडर करता है RBI फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। इसके साथ साथ जो RBI होता है वो और भी चीज़ों को कंसिडर करता है। देखिए, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड, इसमें जो प्रायोरिटी सेक्टर जो होता है इसके अंदर जो RBI इंक्लूड करता है, वो इसके अलावा जो हमने आगे 3 देखे, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको कंसिडर करता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट को, एजुकेशन को, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिन्यूएबल एनर्जी और भी कुछ अदर पैरामीटर, उनके ऊपर ये वर्क करता है। साथ ही साथ जो 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है और जो क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट है, ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, उसको कुछ कंसिडर किया जाता है। विच एवर इज़ हाइयर इज़ मैंडेटरी टू बी गिवन टू प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। ये एक मैंडेटरी वर्क है जिसको जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए इसको वर्केबल इसका होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, जिसका आंसर क्या था, जिसका आंसर D था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द
REDD+, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अगर बता दूंगा तो अभी तो आपको इसके बारे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन समझ में जाएगी और इसका आंसर आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो REDD+ के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सोल्यूशन कोई डेवलप्ड बाय पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मतलब क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन करने वाला सोल्यूशन है, जिसको जो पार्टीज़ ऑफ जो UNFCCC होती है उनके द्वारा इस प्रोग्राम को वर्क कराया जाता है, ठीक है। सेकंड है, इट इज़ इंसेंटिवाइज कंट्रीज टू कीप देयर फॉरेस्ट स्टैंडिंग बाय ऑफरिंग रिजल्ट बेस्ड पेमेंट्स फॉर रिड्यूस्ड कार्बन एमिशन, ठीक है। तो इट इंसेंटिवाइज, ठीक है, ये इंसेंटिवाइज करता है कंट्रीज़ को ताकि जो फॉरेस्ट स्टैंडिंग है, ठीक है, ऑफरिंग करती है जिसको रिजल्ट बेस्ड पेमेंट्स में, उसको वहाँ पे रिड्यूस किया जा सके कार्बन एमिशन को। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका सी है, ठीक है। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। ये क्लाइमेट चेंज जो मिटिगेशन का सोल्यूशन है जिसको UNFCCC के द्वारा वर्क कराया जाता है, मतलब डेवलप किया गया UNFCCC के द्वारा। और जो आपका सेकंड है, इट इंसेंटिवाइज कंट्रीज़ टू कीप देयर फॉरेस्ट स्टैंडिंग, ठीक है। ये इंसेंटिवाइज करता है कंट्रीज़ को ताकि वो फॉरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा सकें बाय ऑफरिंग रिजल्ट बेस्ड पेमेंट, ठीक है, कुछ रिजल्ट बेस्ड पेमेंट करके, किसके लिए? ताकि कार्बन एमिशन को और ज़्यादा कम किया जा सके, ठीक है। जितना आप ट्री फॉरेस्टेशन मतलब जितना फॉरेस्टेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप कार्बन एमिशन को रोक पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अब ये जो REDD है जिसको मैंने बोला था आपको इसका फुल फॉर्म बताऊँगा, तो इसका जो फुल फॉर्म है ये आपका REDD का रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट नेम है, ठीक है। REDD पे याद रखना है आपको, ठीक है। जो किसका जो आपका UNFCCC जिसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके ऊपर इसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इस नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। जो फेज़ है REDD+ के, ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले रेडीनेस में कैसे होता है? रेडीनेस में इसमें वार्शो फ्रेमवर्क होता है जिसको डेवलपमेंट ऑफ नेशनल स्ट्रेटजीज, एक्शन प्लान्स एंड कैपिटल बिल्डिंग। फर्स्ट फेज़ में क्या करते हैं? नेशनल स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया जाता है, कुछ एक्शन प्लान्स को डेवलप किया जाता है और कैपेबिलिटी बिल्डिंग की जाती है। सेकेंड फेज़ में रेडीनेस के बाद हम आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन में होता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल स्ट्रेटजीज, एक्शन प्लान्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ NFMS, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर रिजल्ट बेस्ड डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज़, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके? इसके इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। थर्ड फेज़ पे हम इसके पेमेंट फॉर रिजल्ट, ठीक है, इसके पेमेंट्स और रिजल्ट के लिए बात करते हैं। इसमें रिजल्ट बेस्ड एक्शन आर फुली मेजर, ठीक है, रिजल्ट बेस्ड एक्शन को फुली मेजर किया जाता है ताकि रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से रिपोर्टेड किया जा सके और उसको वेरीफाई किया जा सके। और जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि नेशनल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो NFMS होता है उसका उपयोग किया जाता है। सेकंड होता है आपका फॉरेस्ट रेफरेंस एमिशन लेवल, इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है आपका सेफ गार्ड एंड द सेफ गार्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS का उपयोग किया जाता है। और नेशनल स्ट्रेटजीज एक्शन प्लान्स, इन सभी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया करके इसमें वर्क कराया जाता है। तो ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द नेक्स्ट जनरेशन EU, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन EU किससे कंसिडर करते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे, इट इज़ फंड फॉर इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, कि ये एक फंड है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, किसका? यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का। सेकेंड है, इट इज़ ग्लोबल एफर्ट फॉर कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट, कि ये एक इंसेंटिव बेस्ड ग्लोबल एफर्ट के लिए एक वैक्सीन डेवलपमेंट कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए इसका इंसेंटिव है। सेकंड है, इट इज़ अ 2050 टारगेट एक्सपेंशन प्लान फॉर यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन का 2050 तक का जो एक्सपेंशन कर दिया अपने टारगेट प्लान्स को, उसका एक इनिशिएटिव है। डी है, इट इज़ अ न्यू बॉर्डर कोऑपरेशन पॉलिसी अमंग यूरोपियन यूनियन मेंबर्स, ठीक है, कि ये एक नई यूरोपियन यूनियन मेंबर्स की क्या है? कोऑपरेशन पॉलिसी है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसका ए, इट इज़ अ फंड फॉर इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए ये फंड बनाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जो नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है,
इसको EU जिसको नेक्स्ट जनरेशन यूरोपियन यूनियन कहा गया है, ये फंड ऑथराइज किया जाएगा यूरोपियन कमीशन, ताकि बोरो किया जा सके कैपिटल मार्केट्स में ऑन द यूरोपियन यूनियंस बिहाफ फॉर द सोल पर्पस ऑफ एड्रेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, कोविड-19 के क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंसेज को अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकें और जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए ये फंड वहाँ पे हेल्पफुल होगा। जो यूरोपियन काउंसिल है ये रिसेंटली अडॉप्टेड इसने किया है कंक्लूजन्स ऑन द यूरोपियन यूनियन रिकवरी प्लान एंड द मल्टी एनुअल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क फॉर 2021 से 2027 के बीच में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि यूरोपियन काउंसिल ने क्या किया, अभी एक अडॉप्ट किया है एक कंक्लूजन प्लान जिसमें वो यूरोपियन यूनियन की रिकवरी प्लान्स और जो मल्टी एनुअल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है उसको 2021 से 2027 तक में उस कंक्लूजन के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है ये आपको बताना है। फर्स्ट है चैंग चैनमो वैली लद्दाख में है क्या, सियाचिन जम्मू एंड कश्मीर में है क्या, सर क्रीक गुजरात में है क्या। एंड सो वीडियो को पॉज करके आंसर देना है। ऑप्शंस हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1, 2 and 3। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर राइट। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में समझते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। जो आपका चैंग चैनमो वैली है लद्दाख के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। और सर क्रीक लाइन है ये गुजरात से रिलेट करती है, बट सियाचिन जम्मू एंड कश्मीर पे रिलेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आफ्टर जो आपका एबोलिशन हो गया था किसका, 370 का, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में अलग अलग बाइफरकेट कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जो सियाचिन है ये पार्ट बन गया आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख वाली टेरिटरी का, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, अभी पाकिस्तान ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप को उसने इशू किया है, जिसमें उसने ये बता दिया है कि जो गुजरात में जो उसकी कोस्टल लाइंस बाउंड्री है वो किसके अंदर आती है, वो पाकिस्तान के वर्क के अंदर आती है। ठीक है, तो अब इसके में मैप को समझ लेते हैं। चलिए देखिए, ये है मैप जिसको हम अभी देख रहे थे, क्यों अभी ये न्यूज़ में था। तो रिसेंटली क्या हुआ, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डेड वाली बाउंड्री है ना, ये क्लेम करता है कि ये इंडिया, ठीक है, कि ये वाला पार्ट ये इंडिया की साइड है। बट ये आपको देख रहे हैं थोड़ा डार्क वाला पॉइंट जो समझ में आ रहा है इधर वाला, ठीक है, ये बाउंड्री पाकिस्तान क्लेम करता है। ठीक है, मतलब इधर वाला ये जो एरिया है इसको हम, ये अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा और डीप में मैप जाएंगे तो इस एरिया को कहा जाता है जूनागढ़। ठीक है, तो ये जूनागढ़ वाला एरिया है, इसको पाकिस्तान बोला, ये हमारा वाला एरिया है। ठीक है, जो रन ऑफ कच्छ के ऊपर आता है, तो इसलिए ये पूरा कंप्लीट अभी डिस्कशन चल रहा है जिसके ऊपर ये सर क्रीक लाइन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि सर क्रीक लाइन किसके बीच में है, ये आपका कहाँ पे लोकेट करती है, ये गुजरात पे लोकेट करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेपर्ड्स। लेपर्ड्स के ऊपर दो स्टेटमेंट आपको बताना कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट है लेपर्ड्स आर एक्सटेंट फ्रॉम इंडिया विथ लास्ट साइटिंग अबाउट 50 ईयर्स अगो। ठीक है, तो लास्ट 50 साल में क्या हुआ, लेपर्ड्स इंडिया से पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। सेकंड है इट इज़ अ लिस्टेड एज वल्नरेबल स्पीसीज ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। इनको लिस्ट किया गया वल्नरेबल स्पीसीज में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए समझ लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर यहाँ पे बी है, मतलब ये जो इसको पुट किया गया वल्नरेबल स्पीसीज़ में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, तो बिल्कुल सही है। वहाँ पे जो इसका क्राइटेरिया दिया गया वो वल्नरेबल का ही है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको डाला भी गया है। ठीक है, बट लेपर्ड्स आर एक्सटेंट फ्रॉम इंडिया विथ लास्ट साइटिंग अबाउट 50 ईयर्स, तो ये गलत है। इंडिया में अभी भी लेपर्ड्स देखे जाते हैं, बट ये 50 ईयर्स का कोटेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। हुआ क्या, इंडिया में जो लेपर्ड्स है इज़ फाउंड इन ऑल फॉरेस्ट टाइप्स। ठीक है, ये देखिए हर सभी जगह जो फॉरेस्ट टाइप्स है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू टेम्परेट डिसिडियस एंड द एल्पाइन कॉनिफीरस फॉरेस्ट। तो इन सभी जगह पे इंडिया के अंदर ये पाए जाते हैं। तो जो एक्सटेंट का कैटेगरी वहाँ पे दी हुई है वो गलत हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट, जो इंडियन लेपर्ड्स हैं ये कॉमन लेपर्ड्स होते हैं, इसको पैंथेरा पार्डस भी और भी कहा जाता है। इसको वल्नरेबल की जो आईयूसीएन की वल्नरेबल लिस्ट में इसको डाला गया है। साथ ही साथ इसको जो साइट्स की, ठीक है, जिसको
हो कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है, उसके उसमें अपेंडिक्स 1 में इसको डाला गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल के ऊपर है, बताना है इसके नॉर्म्स के ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई हैं, 2 स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ मेजरमेंट सिस्टम यूज टू असेस द मैच्योरिटी लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, कि ये एक मेजरमेंट सिस्टम है जो असेस करता है मैच्योरिटी लेवल किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की। सेकंड, इट वाज ओरिजिनली डेवलप बाय नासा, इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया गया था, इसको नासा ने डेवलप किया गया था। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल है, ये किसके ऊपर वर्क करता है, ये मैच्योरिटी लेवल को चेक करता है किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को, और इसको सबसे पहले किसके द्वारा, इसको नासा के द्वारा डेवलप किया गया था। कुछ और चीज़ें समझ लीजिए। ये जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल है, ये टाइप है मेजरमेंट सिस्टम का, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है ताकि असेसमेंट किया जा सके मैच्योरिटी लेवल को किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की। और हर एक टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट होता है, इसको एवेल्युएट किया जाता है अगेंस्ट द पैरामीटर फॉर ईच टेक्नोलॉजी लेवल, ठीक है। तो जो भी अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है उनके पैरामीटर पे इनको वर्क कराया जाता है, जो किसके अंदर वर्क करती है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल के अंदर वर्क करती है। साथ ही साथ इनको असाइन किया गया है जो TRL को रेटिंग बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ठीक है। इनको प्रोजेक्ट प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग इनको इनकी रेटिंग की जाती है। और सबसे पहले इसको नासा के द्वारा इसको प्रिवेल, मतलब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके अंदर जो TRL स्केल थी इज़ अ मेट्रिक विथ 9 टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। उस समय कितने थे इसमें, 9 टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल थे। और जो डिस्क्राइबिंग किए गए थे मैच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम आइडिएशन स्टेज, ठीक है, आइडिएशन स्टेज के अकॉर्डिंग इसको डाला गया था। ये जो आपकी 9 स्टेजेस हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। तो 9 स्टेजेस में जो सबसे पहला ये आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होता है, टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन किया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में वर्क कराया जाता है, फिर टेक्नोलॉजी वैलिडेशन इन लैब में होता है, फिर टेक्नोलॉजी वैलिडेटेड इन रेलेवेंट एनवायरनमेंट, वहाँ पे वर्क कराते हैं, फिर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटेड की जाती है रेलेवेंट एनवायरनमेंट में, फिर सिस्टम प्रोटोटाइप डिमॉन्स्ट्रेशन इन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, फिर सिस्टम कॉम्प्लीट एंड क्वालिफाइड कराया जाता है, और लास्ट में एक्चुअल सिस्टम जो प्रूवन इन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट उसमें इसको वर्क कराते हैं, ठीक है। ये 3 फेज पे वर्क करता है। सबसे पहले आपका आता है रिसर्च, फिर डेवलपमेंट, उसके बाद इसका डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोफिनिया सिंड्रोम, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, इससे रिलेटेड कुछ केसेस देखे गए हैं, इसलिए ये अभी ये न्यूज़ में था, तो हमने इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट बनाई है। आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ टिक बॉर्न वायरल डिसीज़, ये टिक बॉर्न वायरल डिसीज़ है। सेकेंड है इट इज़ अ एंडेमिक टू अफ्रीका विथ नो नोन केसेस इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि इसको अभी अफ्रीका में देखा गया है, जिसमें अभी तक कोई भी ऐसे पहचानने वाले केस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसके बारे में नहीं देखे गए हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका ए है। ए इज़ द राइट आंसर। सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, कि क्योंकि एक सेकेंड, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसको अफ्रीका के अंदर नहीं देखा गया है, इसको देखा गया है चाइना के अंदर, ठीक है। इसको चाइना के अंदर अभी नोटिस किया गया है। वहाँ पे अभी 7% की इस वायरल डिसीज़ के कारण क्या हो गई, डेथ हो गई, और 60 से ऊपर % वो इससे इन्फेक्टेड पाए गए, इसलिए इसके ऊपर न्यूज़ बनाई गई है। इट इज़ अ टिक बॉर्न वायरल डिसीज़, तो एक वायरल डिसीज़ है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं। जो आपका सीवियर फीवर विद द थ्रोम्बोसाइटोफिनिया सिंड्रोम वायरस है, ये एक टिक बॉर्न वायरल डिसीज़ है, जिसके कारण जो जीनस, जैसे मतलब जो टिक बॉर्न वायरल डिसीज़ होती है ये क्या होती है, जीनस फेल्बो वायरस होते हैं, जो फैमिली फेनियोवायरिडिया, ठीक है, इसकी फैमिली होती हैं, दैट कैन कॉज अ माइल्ड टू सीवियर फेबराइन इलनेस सिमिलर टू हेमरोहेजिक फीवर, ठीक है। ये फीवर की तरह जिस तरीके से धीरे धीरे फीवर आता है ना, उस तरीके से ये बीमारी होने लगती है। कुछ अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो ये एक्यूट हाई फीवर के कारण होता है, थ्रोम्बोसाइटोफिनिया, ठीक है। और इसके जो कुछ कैरेक्टराइज को किए जाते हैं तो एक्यूट हाई फीवर, थ्रोम्बोसाइटोफिनिया, ठीक है, ल्यूकोफिनिया, एलिवेटेड सीरम हेप्टिक एंजाइम्स, गैस्ट्रोनेटिन
नेटेस्टिनल, ठीक है, सिम्टम्स एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर, ठीक है। तो इस तरीके से इससे कुछ कैरेक्टराइज इसको किया गया है। थोड़ा सा टफ नेम है क्योंकि क्या आपके पूरे केमिस्ट्री टाइप में इस तरीके से इनके नाम हो जाते हैं बायोलॉजी के, तो थोड़ा सा टफ होता है इनको अच्छी तरीके से प्रोनाउंशिएट करना। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है क्योंकि इसको देखा गया था सबसे पहले चाइना में 2009 में, और इट वाज रेट्रोस्पेक्टिवली आइडेंटिफाई किया था साउथ कोरिया में 2010 में, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न रीजन्स ऑफ जापान में इसको देखा गया था, लेकिन रिसेंटली इसको अभी चाइना में देखा गया है, इसलिए जो वहाँ पर आपका अफ्रीका लिखा था वो आपकी क्या हो जाती है, गलत स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये थे आज के कंप्लीट 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे सारे के सारे करंट अफेयर, और बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।